तो स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 का भूगोल का सेट 1। जी हाँ दोस्तों, जब लोग टर्म 2 के लिए जारी हुआ है, आप लोग बता दें ये कुल 35 नंबर का होगा और आप एग्जाम भी 35 नंबर का ही होगा। 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ जाइए ताकि एग्जाम में आप लिख सको। और आप लोग पता है कि मॉडल पेपर किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कह सकते हो ना कि मॉडल पेपर हर एक गैस पेपर का बाप होता है। तो बिल्कुल पढ़िए अच्छे से ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओ। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे अच्छे वीडियोस पाना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा आगे आएगा, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी भला हो। और किसी का अच्छा करोगे तो आपका कहीं ना कहीं जरूर अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसको हम लोग क्या उसका उत्तर करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखिए। अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है दोस्तों सिंधु नदी, दूसरा नर्मदा नदी। अब दो सागर का नाम बोला है और एक याद कर लीजिए एक्स्ट्रा तौर पर, ठीक है, फ्री मिल रहा है तो ले ही लीजिए। ताप्ती नदी, क्या क्या, सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी कि एरिया की दृष्टि से कौन है? राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सबसे बड़ा जगह है, राजस्थान में ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अपवाह तंत्र किसे कहते हो? देखो, जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ उस क्षेत्र विशेष के वर्षा जल को लेकर प्रवाहित होते हुए सागर में मिल जाती है, उस पूरे क्षेत्र को उस नदी का अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखिए क्या है, एक मेन नदी जा रहा है इधर से, ठीक है, मेन नदी जा रहा है यहाँ से। अब इधर से बहुत सारा छुटपुट नदी आकर इसमें मिल रहा है। चलिए ये भी आगे बढ़ रहा है, ये नदी आया इसमें, ये मेन नदी जा रहा है इसमें, ठीक है, इधर से और एक नदी आया इसमें मिल गया, और एक नदी आया इसमें मिल गया, ठीक है, इसमें और एक नदी मिल गया। इस प्रकार और नदी आके इसमें मिलती है। और देखिए जब कोई मुख्य नदी, ये मुख्य नदी हो गया, ये जा रहा है पानी इसमें। अब अपनी सहायक नदियां, क्या ये सारी सहायक नदियां है, इसमें आके पानी मिल रही है, ठीक है, छोटी छोटी नदियां है, उस क्षेत्र के विशेष वर्षा जल को लेकर प्रवाहित होते हुए सागर में गिरते। और ये जो क्षेत्र विशेष, ठीक है, ये जितना सारा अब जा रहा है नदी, इधर बह रहा है, ठीक है, इधर बह के आ रहा है, जिधर भी बह रहा है, ये पूरा क्षेत्र इसको बोलते हैं अपवाह तंत्र या फिर अपवाह द्रोणी। समझ गए? मतलब जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ वर्षा जल को लेकर समुद्र में गिरती है तो इस पूरे क्षेत्र को जहां पर नदी बहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं या अपवाह द्रोणी बोलते हैं। बांगर क्या है? तो नदियों द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या, जब नदी द्वारा मतलब बहा कर ला गया पूरा पानी, ठीक है, इतना पूरा पानी भर गया, फिर नदी सूख गया यहाँ पर, अब यहाँ पानी सूख गया ना, अब यहाँ क्या बालू हो गया, बालू मिट्टी हो गया, मतलब तो यहाँ जो अब मिट्टी हुआ, जो बहा कर ला गया, ये मिट्टी यहाँ पर बैठ गया, ये सारा जगह, ठीक है। जब 1 साल पुराना हो जाएगा तो इस पुराने मिट्टी को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे बांगर। समझ गए? भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक, एवं भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद करने वाला चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगैसो सागर क्या है? तो देखो, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य, क्या बोल रहा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री, आपको ग्लोब का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। सारगैसो सागर क्या है? तो इतना डिग्री उत्तरी अक्षांश और इतना से इतना डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में, ठीक है, इसके बीच में चारों ओर से जो प्रवाहित होकर जलधाराएं आती है, चारों ओर से प्रवाहित होकर जलधाराएं आती है, उसके बीच में जो शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी जल, यहाँ से भी, और जहां पर ये शांत स्थिर जल जमा रहता है ना, उसी को क्या नाम बोलता है? सारगैसो सागर बोलता है। ठीक है, जल संभर से आप क्या समझते हैं? तो जल संभर उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों, नालों से बह करके एक ही स्थान पर एकत्रित। क्या बोल रहा है कि जल संभर किसे बोलते हैं? तो उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों, नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल संभर। मान लीजिए क्या है, मतलब इसको यहाँ से बर्फ पिघल रहा है, आकर बह रहा है, वर्षा का पानी आकर बह रहा है, इस जहाँ पानी सारा जहाँ जहाँ एक जगह एकत्रित हो जाता है, ठीक है, पानी नदियों, नालों से बहकर, तो ये बोलते हैं, इसको जल संभर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोला है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर भी पृथ्वी नीला ही दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोलता है। पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है। पारिस्थितिकी क्या है? जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है।
जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब देखिए, पारिस्थितिकी मतलब क्या, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जितने सारे जीव जंतु है, ठीक है, सारे जो भी रहते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या, देखिए, समुदायों का उसके वातावरण के साथ क्या होता है, एक पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी, इन सभी को मिलकर ही पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं। ठीक है, तो ये जिसमें जीव समुदाय के या उसके वातावरण के साथ पारस्परिक जो संबंध होता है, उसी के अध्ययन को बोलता है पारिस्थितिकी। जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है, तो देखिए, पृथ्वी पर ऐसा परिवेश जहां पर जीवन पाए जाने की संभावना, उसे जैव मंडल बोलते हैं। जैव मंडल, जैव मतलब जीवन, तो याद रखना, जहां जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नदियों के किन्हीं 5 महत्वों को लिखिए। तो आप लोग महत्व जानते हैं। पहला महत्व क्या, मछली पालन कर सकते हैं, पेयजल की आपूर्ति होती है, सभ्यता का विकास होता है, सिंचाई की सुविधा होती है और जल विद्युत का उत्पादन होता है। क्या नदियों में मछली पालन होता है ना, मछली आप नदी से आता ही होगा ना। पेयजल की आपूर्ति, उसको फिल्टर करके फिर आप पेयजल के रूप में यूज किया जाता है। सभ्यता का विकास, नदी के सामने ही दोस्तों जो भी सभ्यता का विकास हुआ है, नदी के सामने ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पानी का अवेलेबिलिटी रहता है, इसलिए। ठीक है, सिंचाई की सुविधा आप कर ही सकते हो फसल उसल लगा के, फिर जल विद्युत का उत्पादन, और वहाँ से डैम बना करके फिर जल विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन किया जाता है। बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। तो बांगर और खादर में देखिए क्या अंतर स्पष्ट है। बांगर क्या है, यह पुराना जलोढ़ मृदा है। खादर क्या, यह नया जलोढ़ मृदा है। बांगर क्या, यह कम उपजाऊ होती है, जबकि खादर क्या, अधिक उपजाऊ होती है। सिंपल सा बात है। समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। तो वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। वर्षा का जल बोलिए या फिर महासागर के जल बोलिए, सभी में क्या होता है, लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। और लवणता क्या है, इसके जरिए हम बोलते हैं कि हाँ, समुद्री का पानी कितना खारा है, उस तो लवणता के कारण ही बोलते हैं ना। तो लवणता, नमक की लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग लोग करते हैं नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकरण 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, पार्ट पर परसेंटेज जो भी है। नेक्स्ट देखिए, बायोम क्या है। बायोम तो पृथ्वी का वैसा भूभाग जहां से समस्त वनस्पतियों एवं जीव जंतु की विशेषता प्राय एक समान होती है। पृथ्वी का वैसा भूभाग जहां के समस्त वनस्पति एवं जीव जंतु, ठीक है, की विशेषताएं प्राय एक जैसे समान होती है, उसे वायोम कहा जाता है। तो देख लीजिए आगे, देखिए क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय की चर्चा करें। देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है। पारिस्थितिकी संतुलन का देखिए क्या है, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य के आपस में प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग को पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी मतलब परिस्थिति के आपस से बनता है, हम लोग, पेड़ पौधे, ये जंगल, मिट्टी, हवा, इस सब मिलकर पारिस्थितिकी बनाता है। तो जो पारिस्थितिकी में क्या, पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य के आपस में प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग को पारिस्थितिकी संतुलन कहता है। आपस में सहयोग, जैसे हम लोग पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे, ठीक है, तो ये क्या, हम लोग परिस्थिति फिर उसका सहयोग कर रहे हैं ना पेड़ पौधों का, तो इस प्रकार से जो हो रहा है उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है, वरना सारे पेड़ ही काट देंगे तो फिर मनुष्य भी मर जाएगा, तो ये फिर संतुलन बनेगा नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे दोस्तों, और इसको, हाँ, इससे रोकने के उपाय कुछ देख लिए। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का संरक्षण, अभी मैंने कहा कि नहीं काटेंगे। जैव विविधता वाले क्षेत्र में प्रतिबंध, ठीक है, जहां पर बहुत सारे जैव विविधता है, मतलब डिफरेंसेस रहेगा बहुत सारा, तो वहां पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के मूल आवास का संरक्षण एवं प्रतिबंध। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के कानून का पालन, जो भी कानून है वन्य जीव से संबंधित, वनों से संबंधित, उसको पालन करना। और वृक्षारोपण सबसे बड़ी चीज है। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख भौतिक विज्ञानों के विभागों के नाम लिखिए और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। तो देखिए, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। क्या बोला, भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाग क्या है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का जो पर्वतीय भाग है, उत्तरी मैदान मतलब भौतिक विभागों का नाम बोला है। ठीक है, भारत का जो जो भाग है उसका, तो प्रायद्वीपीय पठार भी है, भारतीय मरुभूमि भी है, ठीक है, मरुस्थल के नाम से इसको नाम जाना जाता है, भारतीय तटीय मैदान भी है, द्वीप समूह भी, मतलब ये सारे भूभाग भारत में स्थित है, उसका नाम लिखने बोला है। अगला इसमें और क्या बोला है कि एक विस्तृत वर्णन कर, तो वर्णन देख लो आप लोग। समुद्र तटीय मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पूरब और पश्चिम में पतले समुद्र तटीय मैदान से घिरा।
पश्चिम तटीय मैदान एक पतली पट्टी है जो अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है तथा इसके पूर्व में पूर्वी घाटी अवस्थित है। इस पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण में कहलाता है। ठीक है, कोंकण तट जो गोवा में है। मध्यवर्ती भाग कन्नड़ तथा दक्षिण भाग मालाबार तट कहलाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरमंडल तट के नाम से, मतलब विभिन्न भागों के नाम लिखा है, उसको लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बार देख क्या है मृदा अपरदन क्या है, इसे रोकथाम को भाई सभी लोग जानते हैं। मृदा अपरदन मतलब क्या, मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का क्षय होना ही मृदा अपरदन है, मिट्टी का क्षति होना ही मृदा अपरदन है, समझ रहे हो। अर्थात मिट्टी की ऊपरी परत का हटना या मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होना मृदा अपरदन है। तो ये मेन बात यह है, मिट्टी का जो ऊपरी परत, ये मिट्टी की ऊपरी परत है, पानी द्वारा बहा कर लाया जाता है, चल जाता है, हवा द्वारा उड़ जाता है, तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं। और इसके रोकने के उपाय क्या है, सबसे बढ़िया काम वृक्षारोपण है। अति पशुचारण को रोकना है। पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करने से भी मिट्टी का उतना बहाव नहीं होता है। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध, मिश्रित कृषि को बढ़ावा देना और आम नागरिकों को जागरूक बनाना। ठीक है, ये सारी चीजें। और अगला सवाल है, उत्तर भारतीय नागरिकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या, ये प्राकृतिक नदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है। कहाँ से, भारत की अधिकांश जो नदियां है वो हिमालय से निकलती है, समझ गए। और आगे, इसलिए अधिकांश नदियों में सालों भर पानी रहता है। क्यों, क्योंकि हिमालय से बर्फ गलता रहता है और पानी आता रहता है, इसलिए साल भर पानी रहता है अधिकांश नदियों में। कुछ नदियां पठारी भागों से निकलती है जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है, और कुछ नदी दोस्तों जो पठारी भागों से निकलती है, हिमालय से नहीं निकलती, वो सूख जाती है, क्योंकि हर वक्त उसको पानी तो नहीं मिलेगा ना, बरसात खत्म तो पानी खत्म। उत्तर भारत की नदियां अधिकांश मैदानी भागों में बहती है, जिसके कारण इन नदियों से नहरें निकाली जा सकती है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियों से भिन्न है। दक्षिण भारत की नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता और न ही ये समतल भागों में बहती है, इसलिए इन नदियों में न नावें चलाई जा सकती है और न ही नहरें निकाली जा सकती है। जबकि उत्तर भारत की नदियों में की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। दोनों एक दूसरे से अलग है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ, आप लोग अच्छे से समझ लेना। और एक बार चलो, ये था दोस्तों सवाल आप लोग कूल। ठीक है, तो आप लोग इसको सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बोलना। और यार इसको देख लो, एग्जाम में इससे काफी सारे सवाल लोग पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगली इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।